तो बच्चों पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि बेसिकली आपको एक्सप्लेन की थी मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। मैं आपको थोड़ा सा और एक बार रिवाइंड करवा रहा हूँ कि हम पढ़ रहे थे रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल से हमें पता लगा कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। रदरफोर्ड मॉडल एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। एटॉमिक स्पेक्ट्रा को जानना चाहते हो तो आपको पहले लाइट के बारे में जानना पड़ेगा। लाइट के बारे में हमने एक थ्योरी पढ़ी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, पिछली वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के क्या ड्रॉबैक थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो फिर दोबारा लिंक कर रहा हूं, रदरफोर्ड मॉडल से पता लगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। आप ये जानना चाहते हो इसलिए ये पढ़ रहे हो। इसकी एक थ्योरी आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये थ्योरी थोड़ी सी गड़बड़ थी, ये दो बेसिक फैक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। अब आप चाहो तो एक यहां पे एक हेडिंग डाल सकते हो, क्या? ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पहला है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन फिनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये पॉइंट लिख लो, मैं बोल रहा हूं, मैं पूरा नहीं लिख रहा। इट कुड नॉट एक्सप्लेन फिनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इट कुड नॉट एक्सप्लेन फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। तो आपको ये दो ड्रॉबैक पता लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को देखेंगे ये क्या होता है, फिर हम ये देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ऐसा क्या था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फिर हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा क्या था जो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी होगी लाइट पे एक थ्योरी पढ़ी, फेल हो गई। लाइट पे जो दूसरी थ्योरी है दैट इज प्लैंक क्वांटम थ्योरी। फिर हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल एटॉमिक स्पेक्ट्रा को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो हमारा मेन अब पर्पस क्या है? हमारा मेन पर्पस है क्या पढ़ना? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी है क्या? द बॉडी विच कैन एमिट एज वेल एज एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ। देखो आइडियली तो ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती ब्लैक बॉडी टाइप, ये तो कंसेप्चुअल कंसेप्ट है ना। तो ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जो हर टाइप की लाइट को एब्जॉर्ब कर सके और एमिट कर सके। होती क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ए होलोस्फीयर। हमने एक एग्जांपल बनाने की कोशिश करी ब्लैक बॉडी की। होलोस्फीयर हैविंग इनर सरफेस कोटेड विद कार्बन ब्लैक एंड पिन होल। एक होलोस्फीयर है इस तरीके से, ठीक है, और इनर सरफेस कोटेड विद ये कार्बन ब्लैक है अंदर, है ना, ये, और इसके अंदर पिन होल है। ये हर टाइप की लाइट को कैसे एब्जॉर्ब करती है? बेसिकली इस पिन होल से अगर कोई लाइट अंदर जाएगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद क्या है? एब्जॉर्ब एमिट कैसे करती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन? इसको हीट करते हैं तो हर टाइप की वेवलेंथ को ये एमिट करती है, राइट। उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? रेडिएशन एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जो भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट करती है उसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो आपको ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट पता लगा क्या है? इट कैन एमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन। ये होती क्या है? होलोस्फीयर हैविंग इनर सरफेस कोटेड विद कार्बन ब्लैक और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अच्छा, अब इसके बारे में जो और डिटेल है वैसे देखा जाए तो 11th स्टैंडर्ड से या 11th कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्ड से बहुत आगे की बात है ना। लेकिन हम बेसिकली इस चैप्टर में जिस कंटेक्स्ट में ये यूज हुई है उसको जरूर बताएंगे। तो ब्लैक बॉडी को हीट किया गया। आपको करते पता है कि किसी भी चीज को हम हीट करते हैं, शॉर्टकट में बता रहा हूं, शॉर्टकट क्या मतलब बहुत इलेबोरेट करके बता रहा हूं। अगर हम किसी भी चीज को हीट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? उसमें से रेडिएशन निकलनी, गर्म हो जाएगी, लाल हो जाएगी,
धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी फाइनली, है ना। और अच्छा, तो उसमें से रेडिएशंस निकलेंगे, क्या निकलेंगे, रेडिएशंस। तो टेम्परेचर के साथ जैसे जैसे, अब आपको पता है जितनी हीट दे रहे हैं उसे, जैसे जितना उसे गर्म कर रहे हो, तो इस बात उसकी एनर्जी बढ़ रही है, और एनर्जी बढ़े तो जो रेडिएशंस निकल रही है उसकी भी एनर्जी बढ़ रही है। तो इसका बेसिकली हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान दो, जब भी किसी चीज को हीट करते हैं, हीट करने से क्या होता है, उससे रेडिएशंस निकले, एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, उसकी जब हम हीट देंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो उसमें से रेडिएशंस निकलेगी। तो मैक्सवेल ने एनर्जी का एक रिलेशन बताया, मैक्सवेल ने बताया, क्या बताया, मैक्सवेल ने बताया क्या, एनर्जी डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, आप लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एनर्जी डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। तो जिस बॉडी को हम हीट कर रहे हैं उसमें कंटिन्यूअस हीट कर रहे हैं, कंटिन्यूअस हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो उसकी जो रेडिएशंस निकल रही है, तो ऑब्वियसली बात है जब उसे हीट कर रहे हैं उसकी एनर्जी बढ़ रही है, तो उसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअस बढ़ना चाहिए मैक्सवेल के हिसाब से। बट फिनोमिना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन शो दैट phenomena of black body radiation show that energy depend upon frequency and wavelength। मैक्सवेल ने बताया एनर्जी डिपेंड किस पे करती है, एम्पलीट्यूड पे, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फिनोमेना ने क्या बताया, एनर्जी डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब कैसे बताया, ये तो सुन लो, मैंने बताया था जब बॉडी हीट कर रही है, बॉडी हीट कर रही है तो उसकी एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है तो मैक्सवेल के हिसाब से उसका क्या बढ़ना चाहिए, एम्पलीट्यूड। याद हो मैंने बताया था एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, यानी कि अगर एनर्जी बढ़ती है तो एम्पलीट्यूड बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, हमने जब उसका कंटिन्यूअसली उस रेडिएशन को ऑब्जर्व करा, ब्लैक बॉडी की रेडिएशन को जब हमने उसे हीट करा, तो मैक्सवेल के हिसाब से उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ क्या रहा था उसका, फ्रीक्वेंसी चेंज क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी और वेवलेंथ घट रही थी। नहीं आया समझ में भाई, हम किसी चीज को हीट कर से एनर्जी दे रहे हैं, इसका तो उसकी एनर्जी बढ़ती है, तो मैक्सवेल के हिसाब से उसका क्या होना चाहिए था, एम्पलीट्यूड बढ़ना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा था, फ्रीक्वेंसी तो बढ़ रही थी और वेवलेंथ घट रही थी। इसका मतलब एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे और वेवलेंथ पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब बच्चों आप ये कहोगे कि ब्रजेश सर ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो स्किप क्यों कर दिया। बेसिकली प्लैंक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे है न्यूमेरिकल, अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाऊंगा तो उसके न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो न्यूमेरिकल हैं वो कहीं ना कहीं प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे डिपेंड है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने एक्सप्लेन करा, प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने। तो देखो थ्योरी तो से तो तुम्हें समझा सकता हूं कि ये मैक्सवेल प्लैंक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं होंगे, फिर ऐसा थोड़ा कि न्यू थ्योरी अब करवाऊं और न्यूमेरिकल बाद में करवाऊं। तो पहले हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना भी यही बताता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना भी सीधा सीधा ये बताता है कि एनर्जी डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो ठीक है, अब हमारे पास एक नई थ्योरी है, दैट इज प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, अब हमारी है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक ने दी थी थ्योरी, नाम से पता लग रहा है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या बताती है, एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्सेज इज नॉट कमिंग कंटिन्यूअसली but discontinuously in the form of bundle or packet called quanta। क्या कहती है थ्योरी, ये कहती है कि एनर्जी कंटिन्यूअस वेव की फॉर्म में नहीं आ रही है, एनर्जी आ रही है पैकेट्स की फॉर्म में, बंडल की फॉर्म में। पैकेट्स तो जैसे बिस्किट के पैकेट्स हैं, इस टाइप से पैकेट्स हैं, समझे। इमेजिन करो किसी कंपनी में पैकेट्स बन रहे हैं, तो पैकेट्स निकल रहे इस तरीके से, कोई भी सोर्स है, चाहे कैंडल है, चाहे सनलाइट है, चाहे बल्ब है, व्हाटएवर इट इज,
कोई भी सोर्स है उससे जो एनर्जी आ रही है किस फॉर्म में आ रही है। अच्छा एनर्जी अब कहते हैं सर, तो कहते हैं लाइट, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट, हम लाइट के बारे में ही बात करते हैं। कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ बंडल और पैकेट कॉल्ड क्वांटा। ठीक है, उसको हमने क्या कहा, क्वांटा कहा। जो पैकेट्स आ रहे हैं, एक पैकेट का नाम दिया क्वांटा। तो प्लैंक क्वांटम है, क्वांटा से क्वांटम है ना। इन केस ऑफ लाइट दिस क्वांटा इज कॉल्ड फोटोन। लाइट के केस में उस बंडल को, उस पैकेट को, उस क्वांटा का क्या नाम है, फोटोन। फोटो वर्ड मतलब लाइट, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटो खींचती थी याद है, तो उसमें भी फोटोग्राफी फिल्म यूज होती है जिसपे लाइट का इम्पैक्ट पड़े। फोटो वर्ड जहां पर आ जाए, इसका फोटो रिसेप्टर जो लाइट से रिलेटेड, फोटो सेल है ना। तो इन केस ऑफ लाइट दिस क्वांटा इज कॉल्ड फोटोन। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि एनर्जी जो आ रही है बंडल्स की फॉर्म में आ रही है, पैकेट की फॉर्म में आ रही है, जिसे हम क्या, किसका नाम दिया, इसको हमने किसका नाम दिया, क्वांटा। और इन केस ऑफ, नोट कर लेना है, आराम से नोट कर लेना, ठीक है। अब मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए मैंने इसे रब करना पड़ेगा। एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो तो ब्लैक बॉडी ने ही बता दिया था कि जैसे जैसे हम हीट करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू क्या होता है, सी बाय लैम्डा। तो एनर्जी एक तरह से वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, और एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। H इज प्लैंक कांस्टेंट, H की वैल्यू कितनी है, 6.626 इनटू 10⁻⁻³ जूल पर सेकंड, जूल सेकंड सॉरी। यूनिट निकालना आप सीख सकते हो, ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, हमारा अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय एनी सोर्स, सॉरी दो बार एमिटेड आ गया, एनी सोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। नोट तो तुम्हें साथ साथ करना है। तीसरा पॉइंट है प्लैंक क्वांटम थ्योरी का। अब इसको समझना जरूरी है, इसको समझना ऐसे जरूरी है, कई बार बच्चों को क्वांटाइजेशन का मतलब समझ नहीं आता। ये क्यों कह रहा है कि एक सोर्स से जितनी भी एनर्जी निकली, एनर्जी फ्रैक्शन में हो सकती है। जैसे आप कोई सोर्स है, उसने 0.1 जूल एनर्जी दी, तो इसके अंदर जो फोटोन होंगे वो होल नंबर होंगे। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या होता है, होल नंबर। या तो 100 फोटोन होंगे, या 200 फोटोन, 119, 117। कोई भी सोर्स से ऐसे नहीं कह सकते भाई इस सोर्स ने 19.3 फोटोन रिलीज करे। फोटोन फ्रैक्शन में नहीं होंगे, फोटोन फ्रैक्शन में नहीं होंगे। जैसे हम कई सारे बताते हैं, जैसे किसी भी कहीं भी, जैसे कहीं भी है, जैसे आप अपने स्कूल की बात करें, कितने फैन हैं, आप ये कह सकते हो 15.5 फैन है, या तो आप बोलोगे 15 या 16। एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन होल नंबर इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड। जो भी चीज होल नंबर में एग्जिस्ट करती है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज 12th का पहला टॉपिक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, Q इज इक्वल टू NE, N इज एनी होल नंबर। यदि किसी बॉडी पे जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का होल नंबर, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का होल नंबर होगा, एंड दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप एनसीईआरटी में देखोगे क्वांटाइजेशन को उन्होंने इसी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। एनीथिंग दैट डज नॉट दैट एग्जिस्ट इन होल नंबर, कोई भी चीज जो होल नंबर में एग्जिस्ट करती है। जब मैंने अभी पंखे का एग्जांपल दिया, जैसे मैंने आपसे क्लास स्टूडेंट की बात करें, तो ऐसे मजाक में भले कह दे या तो 17 स्टूडेंट होंगे या 18 स्टूडेंट होंगे, मजाक में कह देते हैं। जैसे सपोज करो कोई बहुत ज्यादा मोटा हो तो कह देते हैं भाई सर 17 स्टूडेंट की जगह 18 स्टूडेंट है। या कोई बहुत हल्का स्टूडेंट है, बहुत कमजोर स्टूडेंट, सर हमारी क्लास में 17.5 स्टूडेंट है। ये तो मजाक की बात होगी, लेकिन जो स्टूडेंट हैं वो तो होल नंबर में ही है, या तो 17 स्टूडेंट होंगे या 18। तो ये इसका मतलब क्या है, जो चीज होल नंबर में एग्जिस्ट करे, होल नंबर मल्टीपल हो, उसे कहते हैं वो चीज क्या हो गई, क्वांटाइज्ड हो गई। E इज इक्वल टू NH न्यू, वेयर N इज द होल नंबर, यानी पॉजिटिव इंटीजर। N क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। H तो पता ही है प्लैंक कांस्टेंट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों ये आ गई हमारे प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब हम आपको इसके बेस पे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल, कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, ठीक है। अब बच्चों हम आपको बताएंगे ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं है। पहले एक एनसीईआरटी क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, चौथा या पांचवा आप देख लेना।
कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू दिस, दो पार्ट है इसके, और वेवलेंथ इक्वल टू दिस। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हमें एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू। एच की वैल्यू कितनी होती है अब आपको पता ही है, 6.626 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34। न्यू कितना होगा, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 50 जूल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट दी एनर्जी हैविंग वेवलेंथ दे रखी है आपको। वेवलेंथ दे रखी है आपको लैम्डा, दैट इज 0.5 ए नोट। इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 0.5 इंटू 10 को माइनस 10 मीटर, दैट इज 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11 मीटर। आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा। तो एच की वैल्यू कितनी है, 6.626 10 रेज़ टू माइनस 34, सी 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8, लैम्डा कितना है 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, सोल्व कर लेना, मैं भी सोल्व कर सकता हूं, पर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करना भी सीखें। ठीक है, तो आपने देखा पहले क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे रखा था, डायरेक्ट लगा दिया। दूसरे क्वेश्चन में वेवलेंथ दे रखा है, पहले हमने एच न्यू लिखा, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। मैंने आपके इसको इसके न्यूमेरिकल भी करवाए पिछली वीडियो में। तो सी की वैल्यू आपको पता ही है, 3 इंटू इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू की जगह हमने सी बाय लैम्डा रखा। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8। लैम्डा की वैल्यू हमने देखो दे रखी थी, हमने यहां से ले ली। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। सो ये क्वेश्चन अधूरा है। हैविंग, एक सेकेंड, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14। हैविंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14 हर्ट्ज। कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1 मोल ऑफ फोटोन, वी नो दैट E इज इक्वल टू क्या होता है, एक सिंगल फोटोन की एनर्जी कैसे निकालेंगे, एच न्यू। एक सिंगल फोटोन की एनर्जी, एक एच की वैल्यू 6.626 10 रेज़ टू पावर माइनस 34। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14। लेकिन हमें एक फोटोन की एनर्जी तो निकालनी नहीं है, हमें निकालनी है 1 मोल फोटोन की एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन कितनी हो जाएगी, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी ये आ गई, कैलकुलेट करना चाहे कर लो। 13 1 5 6 30 13 31 33 3.313 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3.303 इंटू या 33.33 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 20। एक मोल के लिए निकालनी है हमें। ये तो एक फोटोन की एनर्जी आ गई, तो इसे एक मोल से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इक्वल टू 33.13 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 20 जूल। तो एक मोल का फोटोन कितना हो जाएगा, एक मोल की एनर्जी 6.023 10 रेज़ टू पावर 23 इंटू 33.13 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 20 जूल। आप इसे सोल्व कर लेंगे। तो हमारे ये बच्चों दो न्यूमेरिकल हो गए। ये एनसीईआरटी का, ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट विद वेवलेंथ फॉर, ये भी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। आपको वेवलेंथ दे रखी है, दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी, और एनर्जी दे रखी है। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ फोटोन। तो जब नंबर ऑफ फोटोन निकालने हो या नंबर ऑफ फोटोन गिवन हो तो हम कर देते हैं E इज इक्वल टू एन एच न्यू। आपको नंबर ऑफ फोटोन निकाल रखे, आपको निकालने हैं नंबर ऑफ फोटोन। एनर्जी कितनी दे रखी है, अभी ध्यान दो, पहले वेवलेंथ को कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेवलेंथ है 4000 पिकोमीटर, मीटर पे कन्वर्ट करो, 4000 इंटू 10 रेज़ टू 12 मीटर, 4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 9 मीटर। ठीक, अब मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। E इज इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा। हमें नंबर ऑफ फोटोन निकाल रखे हैं, नंबर ऑफ फोटोन निकालने, और तो आपको दिख ही रहा है सब कुछ गिवन है। E कितना 1, n नंबर ऑफ फोटोन 6.626, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8, और लैम्डा 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9। तो नंबर ऑफ फोटोन कितना आ जाएंगे,
4 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई से कैलकुलेट कर लेना 19.878 इंटू 10⁻26। इसे सोल्व कर लेना तो क्या देंगे नंबर ऑफ फोटो, क्या देंगे नंबर ऑफ फोटो। ठीक है बच्चों, ये प्रदीप का क्वेश्चन है 100 वाट बल्ब एमिटर रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड। इसी के सिमिलर क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी में, उसमें 25 वाट बल्ब है और रेडिएशन दे रखी है माइक्रोमीटर में 0.57 माइक्रोमीटर। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करें। तो माइक 0.57 है या जो भी है, मैं वैल्यू आपको बता देता हूं कितना माइक्रोमीटर है, 0.57 ही माइक्रोमीटर है। तो इसको माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना 0.57 10⁻⁶ मीटर। और उसके बाद यहाँ पे क्या है 25 वाट बल्ब, यहाँ पे क्या है 25 वाट बल्ब, और यहाँ पे क्या है और उसमें लिख रखा है कैलकुलेट दी नंबर ऑफ क्वांटा एमिटेड पर सेकेंड। नंबर ऑफ क्वांटा मतलब वही नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड या जो भी है उसमें ये निकालना है 1 सेकंड में। इसमें निकालना है हमें 1 सेकंड में कितने फोटोन रिलीज होंगे, 1 सेकंड में कितने फोटोन रिलीज होंगे। अब हमको दे रखा 100 वाट। 100 वाट आपको पावर पता ही है, 100 वाट क्या है रिप्रेजेंट कर रहा पावर, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। 100 वाट का सीधा सीधा मतलब है 100 जूल एनर्जी एमिटेड पर सेकंड। आपको 1 सेकंड में एनर्जी पता लग गई और आपको क्या निकालना 1 सेकंड में फोटोन, यानी आपको इसके अंदर फोटोन कैलकुलेट करने हैं। नहीं आया समझ दोबारा सुनिए, 100 वाट का मतलब ये हो गया, आपको पता है 1 सेकंड में इतनी जूल एनर्जी निकल रही है, आपको 1 सेकंड में फोटोन निकालने हैं, यानी कि आपको 1 सेकंड में आपको पता लगे एनर्जी, इसके अंदर फोटोन कैलकुलेट करने। तो 100 जूल आपको पता लग गया 1 सेकंड में इतनी एनर्जी है, इसके अंदर नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं, जो कि जैसे कि पिछले क्वेश्चन में नंबर ऑफ फोटोन कैसे निकालते हैं, आपको वेवलेंथ कितनी दे रखी है लैम्डा दे रखा 400 नैनोमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करो 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर विच इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁷ मीटर। अब आपको पता है, हमें पता है नंबर ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू NH न्यू से निकलेंगे और E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू NHC बाय लैम्डा, क्योंकि न्यू क्या होता है C बाय लैम्डा। अब वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास फाइनली क्या आ गया E इज इक्वल टू NHC बाय लैम्डा। एनर्जी की वैल्यू आपको पता ही है 100 हो गई, नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं H 6.626 10⁻⁻34 C 3 इंटू 10⁻8 लैम्डा, लैम्डा कितना दे रखा आपको 4 इंटू 10⁻⁻7। तो नंबर ऑफ फोटोन कैसे निकालेंगे, ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁷ इंटू 100, नीचे आ जाएगा 19.878 इंटू 10⁻26। इसे आप सोल्व करके क्या निकाल लोगे नंबर ऑफ फोटोन। तो बच्चों ये नोट कर लो, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, इसी के सिमिलर न्यूमेरिकल एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में यहाँ 25 वाट है, 25 वाट का मतलब लिखो 25 वाट मीन 25 जूल एमिटेड पर सेकेंड, और वेवलेंथ कितनी दे रखी है 0.57 माइक्रोमीटर। तो 0.57 इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेना और आप ये न्यूमेरिकल आप अपने आप ट्राई करो एनसीईआरटी में। ठीक है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट करो आप, ये मैंने अलग क्वेश्चन लिया है, ये प्रदीप का क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको ध्यान रखना यूज होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आपको याद करनी है। तो आपको ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको एनर्जी दे रखी है, आपको वेवलेंथ निकालनी है। वी नो दैट E is equal to h nu which is equal to hc by lambda। तो E is equal to hc by lambda। आपको एनर्जी पता है 1.6 10⁻⁻19, h पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी पता है 3 इंटू 10⁻8 और आपको वेवलेंथ निकालनी है। तो लैम्डा कम आउट टू बी, इधर लिख रहा हूं मैं, वो आ जाएगा 19.878 इंटू 10⁻26 डिवाइड बाय, इसको नीचे ले जाओ 1.6 इंटू 10⁻19। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में
वेवलेंथ निकाल लेंगे। मैं आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि आपको एनर्जी की एक और यूनिट पता लग रही है। आपको जैसे जूल पता है, कैलोरी पता है, कई सारी यूनिट होती है। आपको ये भी नहीं पता होगा एनर्जी की एक यूनिट लीटर एटमॉस्फेयर भी होती है, एक यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो थोड़ा सा ध्यान दो, और भी कई सारी यूनिट है। ठीक है, नोट कर लिया। ये देखो बच्चों, आपको ये प्रदीप का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग वेवलेंथ इक्वल टू 2000 ए नोट एंड 6000 ए नोट। पर जब क्वेश्चंस थोड़े से न्यूमेरिकल थोड़े से आप लिमिटेड से करोगे ना, दिक्कत रहेगी, कॉन्फिडेंस नहीं बनता। 2-4 न्यूमेरिकल फालतू ही करने चाहिए। तो 2 फोटोन है, उनकी हमें एनर्जी का रेशियो निकालना है। अब बच्चे क्या करते हैं, जो मासूम से बच्चे होते हैं, इसकी एनर्जी निकालते हैं, इसकी एनर्जी निकालते हैं और रेशियो निकालते हैं। लेकिन बेसिकली दोनों में वेवलेंथ दे रखी है आपको एक बहुत सिंपल तरीके से। जैसे हमने कहा E1 इज इक्वल टू hc बाय λ1 हो गया, और E2 क्या हो जाएगा, hc बाय λ2। तो E1 बाय E2 कितना हो जाएगा, E1 बाय E2 इज इक्वल टू hc बाय λ1 hc बाय λ2। hc से hc कट गया, तो E1 बाय E2 कितना आ गया, λ2 बाय λ1। अब λ2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, दे रखी है 6000 A नोट, दैट इज 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ऐसी λ1 2000 A नोट, ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज 2000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। वैल्यू रख दो तो कितनी आ जाएगी, 6000 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाय 2000 इंटू 10⁻⁻1, दैट इज 3/। ठीक है, तो रेशियो क्या आ गया, E1 बाई E2 कितना आ जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगा, इधर देखो, E1 रेशियो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3:1। वैसे भी आपको पता है एनर्जी जो है वेवलेंथ के इनवर्स के प्रोपोर्शनल है। तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक, तो अब आपको एक बात और बता रहा था, हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके न्यूमेरिकल, फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा, उसके न्यूमेरिकल, फिर हम करेंगे बोर मॉडल। थैंक यू।